सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में सुनीता विलियम्स 27 साल की सेवा के बाद नासा से रिटायर हुई है। प्रश्न पूछ रहे हैं इनके पास अंतरिक्ष में कितने दिन रहने का रिकॉर्ड है। तो इसका सही उत्तर होगा 608 दिन। तो एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम अभी इन्होंने 27 सालों के बाद अमेरिकी जो स्पेस एजेंसी है नासा उससे इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ये तो हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज हो गई। अब इनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न बने हैं अभी तक एग्जाम में, वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। ये जो सुनीता विलियम है ये भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट है। मतलब इनका जन्म तो अमेरिका में हुआ है लेकिन इनके पिताजी भारत से थे, गुजरात से। ये अपने करियर में टोटल 3 इंटरनेशनल स्पेस मिशन पूरे कर चुकी हैं। मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर 3 बार ये जा चुकी है। और टोटल बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इन्होंने टोटल कितने दिन बिताए, तो 608 दिन। जो आखिरी वाला स्पेस मिशन था इनका वो 200 दिनों का रहा था। क्योंकि आपको याद होगा आखिरी बार वो जून 2024 में मात्र 8 दिनों के मिशन पर अंतरिक्ष में गई थी। लेकिन उनका जो स्पेस क्राफ्ट था कौन सा, बोइंग स्टार लाइन, उसमें तकनीकी खराबी आ जाती है और इस कारण से वो अपने साथी बुच विल्मोर के साथ 9 महीने अंतरिक्ष में फंसी रहती है। और फिर स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल की सहायता से मार्च 2025 में वो वापस पृथ्वी पर लौटती है। लगभग 8-9 महीने वो वहां पे रही। उसके अलावा याद रखना ये लाइन भी कि कल्पना चावला के बाद स्पेस में जाने वाली वो दूसरी भारतीय मूल की महिला है। उसके अलावा सुनीता विलियम अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली पहली एस्ट्रोनॉट भी है। उन्होंने अंतरिक्ष में 9 बार स्पेस वॉक किया, चहलकदमी की है। इस दौरान उन्होंने घंटों में बात करें, समय के अनुसार बात करें तो 62 घंटे 62 आवर और 6 मिनट तक अंतरिक्ष में चहलकदमी की है, स्पेस वॉक किया है। और ये किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री का सबसे ज्यादा समय है, सबसे ज्यादा स्पेस वॉक है। और इन्हें भारत सरकार ने 2008 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था, ये पॉइंट भी नोट करना। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय मूल की महिला कौन है, तो याद रखना वो शिरीषा बांदला है। पहली कल्पना चावला, दूसरी या जो आज हमने पढ़ी सुनीता विलियम, और तीसरी है शिरीषा बांदला। इनका नाम भी याद रखना। लेकिन अगर पूछते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है, तो आंसर होगा राकेश शर्मा, 1984 में गए थे। और दूसरे भारतीय कौन बने थे अंतरिक्ष में जाने वाले, शुभांशु शुक्ला बने थे जो लखनऊ से हैं। अभी 2025 में उनके बारे में हमने पढ़ा था। एक्सियोम 4 मिशन के तहत वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए थे। और ऐसे अगर बोलेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले तो वो पहले भारतीय बने, लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले वो राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय बने। अच्छा, एक कंफ्यूज करने वाला प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। ये प्रश्न मैं नहीं बना रहा हूँ, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप देख सकते हो। यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। और ऑप्शन आपके सामने है। इन्होंने यहाँ पे कल्पना चावला का नाम दिया, शिरीषा बांदला का नाम दिया, लेकिन सुनीता विलियम का नाम नहीं दिया। तो फिर अब उत्तर क्या चुनोगे आप, शिरीषा बांदला इसका उत्तर होगा। क्योंकि आप यूं भी कह सकते हो कि कल्पना चावला का जो जन्म है ना वो तो भारत में होता है, फिर वो अमेरिका में चल गई थी। और जो सुनीता विलियम है और शिरीषा बांदला है इनका जन्म होता ही अमेरिका में है, लेकिन इनके जो माता पिता थे वो बिलोंग करते थे भारत से, इसलिए हम भारतीय मूल की बोलते हैं। इसलिए प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ना। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला, तो ये भारतीय मूल की कहलाएंगी क्योंकि इनका जन्म भारत में नहीं हुआ। तो वैसे भी आप ये देख सकते हो। मतलब कहने की बात यह है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, प्रश्न क्या पूछ रहा है एक बार ऑप्शन ध्यान से पढ़ना अगर इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में दिखता है तो। अब इसी तरह से 2-4 प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न है। ये आपके होमवर्क प्रश्न है, इनको आप खुद से सॉल्व करना। ये जैसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, इंग्लिश में है। हिंदी मीडियम वालों के लिए एक बार बोल देता हूं मैं क्या पूछ रहा है। अभी देखो 2025 में पूछा गया था, सुनीता विलियम्स के बारे में ही है। जब ये अपने मिशन से वापस लौटी थी तो ये पूछ रहा है कि उन्होंने स्पेस में टोटल कितना समय बिताया, भैया बताओ। ये एक और प्रश्न लो, सीआरपीएफ एग्जाम में पूछा गया था, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। मेरे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि मैं रुकूं, आप वीडियो को पॉज कर लेना, आराम से पढ़ना, सोचना और उत्तर लगाना। बाकी इन सबके उत्तर मैं जब आपको क्वेश्चन की थ्योरी बताता हूँ वहीं पे दे चुका होता हूँ। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है, लेकिन अगर कोई पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनको बताना जरूरी है कि हम जो भी करंट अफेयर्स में प्रश्न पढ़ते हैं तो उनसे संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न अगर आपके किसी एग्जाम में आया हुआ होता है तो वो प्रश्न मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ और वो होमवर्क के रूप में आपको देता हूँ। उसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आंसर तो जब मैं क्वेश्चन की थ्योरी आपको समझाता हूँ, उसके बारे में समझाता हूँ, वहीं पे मैं दे चुका होता हूँ। तो आपको क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है और फिर उसके बाद ये प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रश्न में बोल के भी पूछ सकता था, लेकिन इस तरह का प्रश्न शो करने का कारण है कि आपका माइंड थोड़ा सा एक्टिव रहे,
कि हाँ अभी प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। और ये वो वाले प्रश्न, कोई ऐसे रेंडमली कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ, ये वो वाले प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न तो इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पता लगता है एग्जामिनर किस तरह से प्रश्न पूछता है, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, क्या लैंग्वेज रहती है, क्या ऑप्शन रहते हैं, किस एग्जाम में पूछा गया। तो आपका भी पढ़ाई में मन लगता है, दिमाग एक्टिव रहता है। डेली में आपसे ऐसे ही प्रश्न पूछता हूँ, जो अगर कोई नए स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं तो उनको बताना जरूरी होता है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा जतारा, इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? तो आंसर होगा तेलंगाना। इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना, ये प्रश्न आता है एग्जाम में। तो हम बात कर रहे हैं समक्का सरलम्मा जातारा। ये तेलंगाना का एक द्विवार्षिक, द्विवार्षिक मतलब हर 2 साल में होता है। ये एक तरह का आदिवासी त्योहार है और इसी को मेदरा जतारा के नाम से भी जानते हैं। मेदराम जतारा त्योहार आप बोल दो। और याद रखना ये एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है और यूं भी कह सकते हैं कि भारत में कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्सव है। इस उत्सव में क्या होता है, जो भक्तजन होते हैं वो देवताओं को, और यहाँ पे देवता किन्हें मानते हैं, समक्का और सल्लम्मा, इनको अपने वजन के बराबर गुड़ चढ़ाते हैं। इसे तेलंगाना में कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। वो भी मैंने आपको बता दिया किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, एग्जामिनर अगर डीप में पूछे तो कोया जनजाति। और ये जो त्योहार है, ये उत्सव है, देवी समक्का और सरलम्मा को समर्पित होता है। कौन थी ये जो समक्का है वो तो माँ है और उनकी बेटी है सरलम्मा, मतलब ये माँ बेटी थी। इन्होंने काकतीय शासकों के करों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपना बलिदान दिया। हाँ, ये भी जरूर याद रखना, ये जो त्योहार है, उत्सव है, 4 दिनों तक मनाया जाता है। 4 दिनों तक चलता है ये उत्सव। इस साल हम इसे 28 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक मनाएंगे। कहां पर? तेलंगाना में। तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदराम गांव में। और ये एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, इसे 1996 में राज्य महोत्सव घोषित किया गया था। तो यहाँ पे इस त्योहार से संबंधित एक एक काम की बात जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकती है, जहां से प्रश्न बन सकता है, मैंने सारी बातें आपको बताई है, ध्यान में रखना। जैसे कि किस राज्य में मनाते हैं, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है, कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा त्योहार हो गया, उत्सव हो गया, मेला हो गया, किनको ये समर्पित होता है, कितने दिनों तक मनाया जाता है, 4 दिनों तक। ठीक है, ये सारी बातें अभी आपको बताऊंगा यहां से किस तरह के एग्जाम में प्रश्न बने हैं। लेकिन उसके पहले फेस्टिवल वाला प्रश्न है, कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में आपको और रिवाइज करवाता हूं। जैसे कि देखो, बसोहली महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और 2025 वाले की हम बात कर रहे हैं। इस बार इसका आयोजन रामायण की थीम पर हुआ। मारबत महोत्सव नागपुर महाराष्ट्र में, नुआखाई फेस्टिवल उड़ीसा में, पट्ट उत्सव जम्मू कश्मीर, कर्मा पूजा फेस्टिवल झारखंड, बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना, जांस्कर उत्सव लद्दाख, चराईचुंग महोत्सव असम, 11वां इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन हुआ था हरियाणा के पंचकुला में, 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन हुआ था चंद्रभागा बीच कोणार्क उड़ीसा में, 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था भारत मंडपम में। इसमें थीम क्या थी इसकी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसमें भागीदार देश, पार्टनर कंट्री था उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार, और फोकस स्टेट था झारखंड। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न ये रहा, एसएससी जीडी में 2023 में पूछा गया था। एक और रहा ये, इसका भी उत्तर दो। और एक और प्रश्न रहा ये, अब देखो ये प्रश्न पूछा गया ना, इसे कब राज्य उत्सव का दर्जा दिया गया था, और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो आपको कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। इसीलिए बस एक बात को ध्यान रखना, जब आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज बता रहा हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर कौन सा बन गया है जहां ताजा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है? तो सही उत्तर होगा लखनऊ। तो लखनऊ ये उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां ताजा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य है, जिससे लखनऊ को जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत लखनऊ नगर पालिका ने प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले 2100 मीट्रिक टन से अधिक कचरे का प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग करके खुले में कचरा फेंकने की समस्या को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया। और ऐसा क्या किया इन्होंने, किस तरह से प्रोसेसिंग किया उस कचरे का? भाई इन्होंने देखा जो प्लास्टिक वाला और जो कागज वाला कचरा है उसको इन्होंने सीमेंट और जो कागज उद्योग होता है वहां पे भेज दिया, और जो जैविक कचरा है उसे कृषि बागवानी में उपयोग में ले लिया। बाकी जो बचा हुआ कचरा है जो कहीं भी यूज में नहीं हुआ, उसे इन्होंने लैंड फिलिंग में या निर्माण कार्यों में इस्तेमाल कर लिया। मतलब जो गड्ढे होते हैं ना, उनको भरने में इस्तेमाल कर लिया, निर्माण कार्य में जो भर्ती भराई जाती है वहां पे इस्तेमाल कर लिया। तो सिंपल सा याद रखेंगे,
उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा शहर कौन सा बन गया जहां ताजा कचरे का डंपिंग स्थल शून्य हो गया? तो आंसर होगा लखनऊ। अब कुछ और प्रश्न मैं आपको बताता हूं जहां पे पहले से ही संबंधित कुछ चीजें पहली बार हुई है, वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू ये आयोजित हुआ था पलाऊ देश में। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सोलर थर्मल पावर प्लांट किस देश के द्वारा शुरू किया गया? चाइना। भारत का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग विद चार्जिंग स्टेशन ये कहां पर स्थापित किया गया? सोनीपत हरियाणा। संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाला विश्व का पहला देश बन गया इटली। ध्रुव 64 क्या है? भारत ने अपना पहला 1.0 गीगा हर्ट्ज 64 बिट डुअल कोर स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, उसी का नाम है ध्रुव 64। और एनएचएआई नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे 45 के एक हिस्से पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क को शुरू किया था, जिसकी लंबाई है 11.96 किलोमीटर। हमने देखा था सड़क पे चौकोर चौकोर ऐसे लाल लाल रंग के स्पॉट बना दिए थे, वही वाला है। और आईएसओ प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला राज्य शिक्षा बोर्ड बना था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में बदलने के लिए आरबीआई से मंजूरी पाने वाला पहला पेमेंट बैंक बना था फिनो पेमेंट बैंक। एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, इसके तहत मतदाता सूचियों को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला भारतीय राज्य बना राजस्थान। भारत का पहला एकीकृत वित्तीय शहर बन गया है आंध्र प्रदेश का अमरावती। ठीक है, तो ये सब भारत में पहले से संबंधित प्रश्न है, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की अभी मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा 2030-31 तक। तो सिंपल से याद रखेंगे, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना इसको 30-31 तक 2030-31 तक जारी करने की अभी मंजूरी दे दी है। अब प्रश्न बन जाएगा भैया अटल पेंशन योजना के बारे में बताओ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से जन सुरक्षा योजना को शुरू किया था। और इसके अंदर 3 बीमा योजनाएं आती हैं। कौन कौन सी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। तो इन तीनों को 9 मई 2015 को कोलकाता से ही शुरू किया गया था। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो अटल पेंशन योजना की बात कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से असंगठित जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए, उन लोगों के लिए शुरू की गई थी। असंगठित क्षेत्र में कौन लोग आते? जो सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी वाले लोग होते हैं, जो ठेला लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं या ऐसे सड़क के किनारे कुछ सामान बेच रहे हैं, तो वो सभी लोग इसके अंदर आते हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए एक तरह की पेंशन सुविधा ये शुरू की गई थी। इस योजना को रेगुलेट करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी ये वाली लाइन, कितने साल के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं? भाई पेंशन आपको तब मिलेगी, उससे पहले आपको पे करना पड़ेगा। तो 18 मिनिमम है, मैक्सिमम 40 साल। 18 से लेकर 40 साल तक के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। उसके बाद 60 साल के जब वो हो जाएंगे तो उनको हर महीने 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। ये डिपेंड करा है उनका किस तरह का प्रीमियम रहा है, कितना रुपए का उन्होंने प्रीमियम चुना है। अगर वो पेंशन के रूप में 5000 रुपए चाहते हैं तो उस हिसाब से उनका प्रीमियम होगा। पेंशन में वो 1000 रुपए चाहते हैं तो उस हिसाब से उनका प्रीमियम होगा। ठीक है, तो ये है अटल पेंशन योजना, जिसे अभी बढ़ा करके 2030-31 तक कर दिया गया। अब यहाँ पे इसी तरह से कुछ और मैं केंद्र सरकार की योजनाएं आपको रिवाइज कराता हूँ जो अभी किसी न किसी कारण से न्यूज में थी, वो वाली योजना कराऊंगा। जैसे कि देखो, अभी 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। मतलब ये कब लॉन्च की गई होगी? 25 दिसंबर सन 2000 में। एनपीएस वात्सल्य योजना, जिसे वित्त मंत्रालय ने शुरू किया था, कब? 18 सितंबर 2024 को। अच्छा, मैं यहाँ पे ये योजनाएं आपको बता रहा हूँ और कब लॉन्च हुई थी वो बता रहा हूँ। बाकी उनका संबंध किससे है वो पीछे मैंने ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख दिया है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से रीड कर सकते हो। पीडीएफ आपको मिल जाती है, पीडीएफ में भी आप जाकर के इसको रीड कर सकते हो। बाकी अगली है प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, 1 अक्टूबर 2024 को ये लॉन्च हुई थी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरू हुई। और आयुष्मान भारत वय वंदना योजना ये 29 अक्टूबर 2024 को शुरू हुई थी। जो भी लोग 70 वर्ष से या उससे ज्यादा आयु के जो बुजुर्ग थे उन लोगों के लिए थी, जो उसमें छूट गए थे, मतलब जो उसमें कवर नहीं हुए थे उनके लिए। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना 6 नवंबर 2024 को। वन पेंशन वन सब्सक्रिप्शन ये शुरू हुआ 1 जनवरी 2025 को। राष्ट्र सहकारिता नीति नेशनल कॉर्पोरेशन पॉलिसी 2025, इसने किस नीति को रिप्लेस किया था? 2002 की पुरानी नीति को इसने रिप्लेस किया था। 24 जुलाई 2025 को शुरू हुई थी। और एकीकृत पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 को। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न रख दिया, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, अटल पेंशन योजना से ही संबंधित है।
बताओ। ऑप्शन आपके पास ऐसे ही है। देखो एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं आपके। अब आपने जैसे मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, अच्छे से आपने ध्यान दिया होगा, तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आएंगे तो आप हल कर दोगे। एक प्रश्न ये रहा, ये भी करो। हम अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच चुना गया है? तो आंसर होगा एमिलिया वालवर्दे। तो एमिलिया वालवर्दे, याद रखना ये कोस्टा रिको से है। कोस्टा रिका एक देश है, वहां से ये बिलोंग करती है। और अभी इन्हीं को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया है। और ये याद रखना, भारतीय महिला फुटबॉल टीम को ब्लू टाइगर्स के नाम से भी जानते हैं। अब हमारी भारतीय टीमों के कुछ और कोचेज जो अभी न्यूज में थे, वो सब मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो अभी याद रखना, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कोच कौन है? अमोल मजूमदार है। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं गौतम गंभीर। अभी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच बने थे मोर्ने मॉर्केल। ये बॉलिंग कोच वगैरह ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मुख्य कोच हैं वो याद रखना, अमोल मजूमदार और गौतम गंभीर। बाकी भारतीय महिला हॉकी टीम, इनके अभी नए कोच बने थे। अभी 2026 के स्टार्टिंग में पड़ा था, सोजर्ड मारिजन है, नीदरलैंड से हैं। इन ये जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज, इनके देशों के नाम भी याद रखना। एग्जाम में आजकल देशों के नाम भी पूछ लेते हैं, थोड़ा कठिन करना होता है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन है, साउथ अफ्रीका से। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है भैया। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के कोच पीआर श्रीजेश। भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम के कोच स्कॉट फ्लेमिंग, अमेरिकी है। भारतीय रग्बी टीम, चाहे मेल हो चाहे फीमेल टीम हो, उनके कोच कौन है? वेसाले सेरेवी, फिजी देश से है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच खालिद जमील। और अभी हमने जो आज पढ़ा वो भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच के बारे में पढ़ा है। अब नए बन गए, कौन बन गई हैं? एमिलिया वालवर्दे। और अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, इंडियन वुमेन्स बॉक्सिंग टीम के नए कोच बने थे सेंटियागो नेवा, उनका नाम है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को अभी किसने राज्य तितली घोषित किया? तो आंसर होगा चंडीगढ़ ने। तो अभी धारीदार टाइगर तितली, इंग्लिश में बोलोगे तो स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई, मतलब टाइगर की तरह का इसका रंग है, आप फोटो में देख सकते हो। तो इसलिए इसको धारीदार टाइगर तितली बोला गया। और इसको अभी चंडीगढ़ की राज्य तितली घोषित किया गया है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? डेनाउस जेनुटिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखना, वन लाइनर वाला प्रश्न है। अब एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं किस किस स्टूडेंट को पता है। और ये प्रश्न प्रश्न क्या है? किस राज्य ने पहली बार किसी तितली को राज्य तितली घोषित किया था? तो नहीं याद होगा, याद रखना, महाराष्ट्र ने किया था। और कौन सी तितली थी मेरे भाई? ब्लू मॉर्मन। उस तितली का नाम है ब्लू मॉर्मन। लेकिन इसी से मिलते जुलते एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, ब्लू पेंसी। वो ब्लू पेंसी जम्मू कश्मीर की तितली है, राज्य तितली। उसी तरह से केसर हिंद, ये अरुणाचल प्रदेश की राज्य तितली है। उत्तराखंड की है कॉमन पिकॉक, पिकॉक नहीं है, ये तितली का ही नाम है पिकॉक, कॉमन पिकॉक। और ब्लू ड्यूक ये सिक्किम की राज्य तितली बनी थी। और आज चंडीगढ़ की राज्य तितली घोषित किया गया है टाइगर तितली को, वो याद रखना। चंडीगढ़ से एक और पॉइंट बता दूं, 2025 में चंडीगढ़ ये भारत का पहला स्लम फ्री, झुग्गी मुक्त शहर बना था, ये भी ध्यान रखना। बाकी ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न, देखो यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था ये, अब तो आप लगा ही दोगे, मैंने आपको बता दिया। हम अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी 19 जनवरी 2026 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा 21वां। एनडीआरएफ मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हिंदी में बोलोगे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। तो एनडीआरएफ ये हर साल 19 जनवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2026 में ये इसका 21वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना हुई थी 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना होती है। और एनडीआरएफ जैसा कि आप जानते हो, आपदाओं के दौरान जान बचाने और राहत कार्य करने वाला ये भारत का एक विशेष बल है। और ये जरूर याद रखना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। मोटो है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। इसके डायरेक्टर जनरल है पीयूष आनंद। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब ये रहा आपके लिए एक और होमवर्क प्रश्न, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेम्मोजी इलक्किया विरुधु, यानी कि शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार नामक वार्षिक साहित्य पुरस्कार की घोषणा की है? तो आंसर होगा इसका तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, उन्होंने गैर हिंदी भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों को सम्मानित करने के लिए एक नया शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। उसको नाम दिया सेम्मोजी इलक्किया विरुधु। और इसमें हर भाषा के लिए 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार रखा गया है।
और अभी पहले चरण में 7 भाषाओं को शामिल किया गया। वो 7 भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली और मराठी। हो सकता है आगे भविष्य में और भी भाषाओं को ये जोड़े, लेकिन अभी ये 7 भाषाएं हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आपको बहुत कमाल की चीज में रिवाइज करवाने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि ये हमने साहित्य पुरस्कार की तो बात की है अभी, तो इसी तरह से साहित्य के और क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट पुरस्कार है वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, और कितनी भाषाओं में दिया जाता है? जो हमारी 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं उनमें तो दिया ही जाता है, उसके अलावा अंग्रेजी में भी दिया जाता है। और अभी 2025 में दिया गया था जो 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है, विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था, जो कि हिंदी भाषा के लेखक है, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखना। और अभी इनका निधन भी हो गया। और शायद ये अभी बिहार एसआई के एग्जाम में भी आया था ज्ञानपीठ पुरस्कार वाला। ये मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है कि 2025 वाला पूछा था कि उसके पहले का पूछा था। आप लोग बताना कौन सा वाला आया था। बाकी ज्ञानपीठ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये ज्ञानपीठ से एक ज्यादा भाषा है इसमें, यानी कि 22 तो वो 8वीं अनुसूची वाली हो गई, अंग्रेजी भी हो गई और एक राजस्थानी भी आ जाती है इसमें। अभी लेटेस्ट 2024 का ही हमारे पास है। बहुत सारी भाषाएं होंगी, ये इतनी सारी है, उसमें हिंदी और अंग्रेजी का मैं आपको बताता हूँ। हिंदी का गगन गिल को मिला था मैं आई जब बाहर के लिए, और अंग्रेजी का स्टर्लिन किरे को मिला था स्पिरिट नाइट्स के लिए। उसके बाद सरस्वती सम्मान इंपॉर्टेंट है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में दिया जाता है। और अभी 2024 में दिया गया था भद्रेश दास स्वामी को, ये संस्कृत विद्वान है, उनके उपन्यास स्वामी नारायण भाष्यम के लिए। और एक व्यास सम्मान भी है, ये भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है हिंदी भाषा के लेखकों को। और जो लेटेस्ट दिया गया था 34वां, वो सूर्य बाला को दिया गया था, उनके उपन्यास कौन देश को वासी, वेणु की डायरी के लिए। और साहित्य अकादमी युवा और बाल साहित्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अभी जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया था 2025 में, हिंदी भाषा वाला बता रहा हूँ, पार्वती तिर्की को दिया गया था उनकी कविता फिर उगना के लिए। और साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार ये भी 2025 में हिंदी भाषा का देख लो, सुशील शुक्ल को दिया गया था उनके साहित्य 1/12 के लिए। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट साहित्यिक सम्मान थे वो मैंने आपको बताने की, रिवाइज करवाने की कोशिश की है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर का भी राज्य स्थापना दिवस इन्होंने कब मनाया? तो आंसर होगा इसका 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी को मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इन तीनों पूर्वोत्तर राज्यों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पुनर्गठन यानी कि नॉर्थ ईस्ट एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत 21 जनवरी 1972 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। एक्चुअली में मणिपुर और त्रिपुरा ये पहले यूनियन टेरिटरी थे, फिर उन्हें राज्य बनाया गया। और मेघालय ये पहले असम का हिस्सा था, उससे अलग करके इसको राज्य बनाया गया। तो 2026 में इन राज्यों ने अभी 21 जनवरी को अपना 54वां राज्य स्थापना दिवस मनाया, ये बात है। बाकी अलग अलग करके भी मैं आपको इनकी लोकेशन बता देता हूँ और कुछ स्टैटिक देख लो। त्रिपुरा देखते हैं। त्रिपुरा कैपिटल अगरतला है, मुख्यमंत्री माणिक सा, गवर्नर है एन इंद्रसेन रेड्डी। मणिपुर की बात करें तो ये रहा मैप में मणिपुर, कैपिटल इम्फाल होती है, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। और मेघालय की बात है तो ये रहा मैप में मेघालय, कैपिटल शिलोंग है, मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा और गवर्नर है CH विजयशंकर। और याद रखना विश्व में जो सबसे ज्यादा बारिश जहां पे होती है वो स्थान कौन सा है? मौसिन राम में, जो आपको मिलेगा मेघालय में ही। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा लखनऊ में। अंग्रेजी में बोलोगे तो ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस, यानी कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2026 में 86 नंबर का एडिशन है। अभी 19 से लेके 21 जनवरी 2026 तक ये हुआ। कहां पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जिसका उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने। तो ये एक आप कह सकते हो राष्ट्रीय सम्मेलन है, जहां संसद और विधानसभाओं के अध्यक्ष मिलकर के डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट के वर्क को बेहतर बनाने पर बात करते हैं। इसका जो पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, पहला जो सम्मेलन हुआ था 1921 में हुआ था, शिमला में हुआ था वो। और इसे भारत में लेजिस्लेटिव एंटिटीज का सबसे पुराना सम्मेलन माना जाता है। तो अभी 46वां नंबर का लखनऊ में हुआ, ये याद रखना। कुछ और सम्मेलन हम रिवाइज करें तो देखो, अभी सिटीज मतलब हो गया कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड
फौना एंड फ्लोरा। तो इसका भी 20वां समिट हुआ था, 20वीं बैठक हुई थी कहाँ पे, समरकंद उज्बेकिस्तान में। ग्लोबल एआई शो हुआ था अबू धाबी यूएई में। और भारत अभी फरवरी में एआई इम्पैक्ट समिट को होस्ट करेगा नई दिल्ली में। और यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र सभ्यता संगठन, इसकी 11वीं बैठक हुई थी सऊदी अरब के रियाद में। भारत ने पहली बार यूनेस्को संस्कृति विरासत सत्र की मेजबानी की, नई दिल्ली के लाल किले में 20वां एडिशन हुआ वैसे ही है। डब्ल्यूएचओ का दूसरा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस बाकू अजरबैजान में हुआ। 60वां पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का सम्मेलन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में हुआ। 26वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड हुआ लखनऊ में। साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट कोयम्बटूर तमिलनाडु में हुआ, जिसका उद्घाटन खुद मोदी जी ने किया। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन यानी कि संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक की अभी 11वीं बैठक हुई थी। कहाँ पे, दोहा कतर में। और 2026 में ही COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन है ये, इसकी जो 31वीं बैठक है ये होगी तुर्की में, तुर्की के अंटालिया में होगी। लास्ट वाला जो 2025 वाला COP30 हुआ था बेलम ब्राजील में हुआ था। और 5वां मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ नई दिल्ली में। ये कुछ अभी समिट हैं, कुछ सम्मेलन है जो हमने पढ़े थे, हमने रिवाइज करे। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करके इन वीडियोस को मुझे और मेरी मेहनत को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जब आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और इसी तरह से आपको बढ़िया बढ़िया नॉलेज, बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलता रहेगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। बाकी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा कौन कौन है आप पहली बार जो हमसे जुड़ रहे हैं। बाकी वीकली वीडियोस भी हम अपलोड कर रहे हैं, टॉपिक वाइज वीकली वीडियोस होते हैं वो, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, उससे आप बेहतर रिवाइज कर पाएंगे पूरे वीक का, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी इनकी क्विज और पीडीएफ आपको मिली जाती है क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा कर दी, उनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है लिन चुनयी ने। और राज्य को गैंगस्टर फ्री बनाने के लिए भी किसने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया? पंजाब। उसके अलावा हॉप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा की आंध्र प्रदेश ने। बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए नितिन नबीन। और अभी खेलो इंडिया विंटर गेम्स का अभी कौन सा संस्करण शुरू हुआ? छठा। इरेडा ने किस देश के सोलर प्रोजेक्ट के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन लोन जारी किया? जाम्बिया। दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली। और भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से खतरनाक और हानिकारक पदार्थों से निपटने का अभ्यास किया? जापान। और आखिरी प्रश्न था, किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया? तो यह राजस्थान का है। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था, एसएस इनोवेशन के द्वारा लॉन्च किए गए विश्व के पहले पोर्टेबल रोबोटिक टेलीसर्जरी सिस्टम का नाम क्या है? तो आंसर होगा मंत्र आसन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।